सोचिए, एक ऐसी हवाई ताकत जो दिखे नहीं, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो और जो दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर एकदम सटीक हमले कर सके, वो भी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले। भारत कुछ ऐसा ही बनाने की राह पर है, ऐसा लगता है। आज हम जिन दस्तावेजों और जानकारी को खंगाल रहे हैं, वो हमें भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरफ ले जाते हैं। ये है अगली पीढ़ी का स्टेल्थ ड्रोन। इसे DRDO और HAL मिलकर बना रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है घातक UCAV। ये सिर्फ कोई मामूली ड्रोन अपग्रेड नहीं है। इसमें वो दम है कि ये भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में खड़ा कर दे जिनके पास ऐसी खतरनाक, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आज हम इसी जानकारी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक आखिर है क्या चीज़, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं और हाँ, भविष्य कैसा दिख सकता है इसका। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत बड़ा है और आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इसके हर पहलू को समझें, परत दर परत, डिजाइन से लेकर इंजन तक। ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। देखते हैं ये दस्तावेज हमें क्या कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा प्रोजेक्ट का नाम घातक UCAV है और सुनने में आया है कि इसका एक छोटा एक टेस्टिंग वाला रूप भी है, स्विफ्ट। हाँ बिल्कुल, स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट। तो ये जो घातक UCAV है ना, ये असल में एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। UCAV इसका काम सिर्फ ऊपर से देखना नहीं है, नहीं, इसका काम है दुश्मन के इलाके में अंदर घुसना, हमले करना, खुफिया जानकारी लाना और जो हाई वैल्यू टारगेट होते हैं ना, उन्हें खत्म करना। अच्छा, और इसकी डिजाइन की बड़ी चर्चा है। ये दिखने में कैसा है? हाँ, यही पर यह चीज बहुत दिलचस्प हो जाती है। जानकारी यही इशारा करती है कि ये फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, मतलब पूरा विमान एक पंख जैसा। हाँ। आपने शायद अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर देखा होगा या चीन का JJ-11 शार्प स्वॉर्ड ड्रोन, कुछ वैसा ही। हाँ, देखा है। वो एकदम भविष्य की चीज लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये डिजाइन सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत बहुत बड़ा मकसद है। वो क्या? मतलब इस फ्लाइंग विंग डिजाइन का असली फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है स्टेल्थ, चुपके से काम करने की क्षमता। देखिए, जो पारंपरिक विमान होते हैं उनमें पीछे खड़ी पूंछ होती है, ढांचा अलग से दिखता है। फ्लाइंग विंग में ये सब नहीं होता, सपाट होता है काफी हद तक। अच्छा। तो इसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन, जिसे हम RCS कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। RCS ये क्या होता है? आसान भाषा में कहूं तो ये बताता है कि कोई चीज रडार पर कितनी बड़ी दिखती है। तो कम RCS मतलब रडार पर पकड़ना मुश्किल या दिखेगा ही नहीं? हाँ बिल्कुल, या तो दिखेगा ही नहीं या फिर इतना छोटा दिखेगा जैसे कोई चिड़िया हो। तो जाहिर है इससे इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकलने में जबरदस्त मदद मिलती है। कमाल है। मतलब ये दुश्मन के इलाके में लगभग अदृश्य होकर घुस सकता है। ये तो वाकई गेम चेंजर लगता है। तो ये तो हुई बड़े फाइनल घातक ड्रोन के बाद। लेकिन आपने स्विफ्ट का जिक्र किया था, वो छोटा वाला, उसका क्या रोल है इस सब में? बिल्कुल, देखिए, इतना बड़ा और जटिल सिस्टम बनाने से पहले छोटे स्केल पर चीजें टेस्ट करनी पड़ती हैं। स्विफ्ट वही है, ये स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है, घातक का एक छोटा रूप है, वजन में शायद 1 टन के आसपास। इसका मकसद है घातक के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को परखना, खासकर ये फ्लाइंग विंग डिजाइन कैसे उड़ता है, इसकी एरोडायनामिक्स, इसकी स्टील्थ वाली खासियतें कैसी हैं और सबसे जरूरी इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। बिना पायलट के उड़ाना है ना इसे। और जहां तक मुझे याद है, इसने कुछ उड़ानें भरी हुई हैं, है ना? खबरें आई थी। हाँ, और वो एक बहुत अहम पड़ाव था। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक स्विफ्ट ने जुलाई 2022 में चित्रदुर्ग, कर्नाटक में अपनी पहली कामयाब उड़ान भरी और उस उड़ान में इसने सब कुछ खुद किया, टेक ऑफ, फिर तय रास्तों पर उड़ना और फिर लैंडिंग, सब ऑटोमेटिक। वाह! ये साबित करता है कि भारत इस मुश्किल डिजाइन को कंट्रोल करने की शुरुआती महारत हासिल कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। बिल्कुल, ये तो बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, और किसी भी विमान का दिल तो उसका इंजन होता है। स्विफ्ट में कौन सा इंजन लगा है? क्या ये भी भारत का अपना है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। स्विफ्ट को पावर देने के लिए भारत के अपने कावेरी इंजन का ही एक खास वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इसका नाम है GTX 35 VS कावेरी ड्राई इंजन। ड्राई इंजन? इसका क्या मतलब? ड्राई इंजन मतलब इसमें आफ्टर बर्नर नहीं है।
आफ्टरबर्नर वो चीज होती है जो लड़ाकू विमानों में अतिरिक्त ईंधन जलाकर उन्हें सुपरसोनिक रफ्तार देती है, ज्यादा थ्रस्ट देती है। तो इसमें आफ्टर बर्नर क्यों नहीं? क्या इससे इसकी ताकत कम नहीं हो जाती है? देखिए, स्विफ्ट तो एक टेस्ट बेड है। इसका मकसद रफ्तार के रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है। यहाँ फोकस है स्टिल्थ और कंट्रोल सिस्टम पर। और ड्राई इंजन में आफ्टर बर्नर ना होने से ये आमतौर पर ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है, मतलब कम तेल पीता है और कम गर्मी पैदा करता है। अच्छा, कम गर्मी। हाँ, ये स्टेल्थ के लिए जरूरी होगा शायद। बिल्कुल सही। कम गर्मी मतलब कम इंफ्रारेड सिग्नेचर, ये भी छुपने में मदद करता है। जानकारी कहती है कि ये इंजन करीब 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो इस साइज के टेस्ट एयरक्राफ्ट के लिए काफी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वदेशी इंजन का विकास है। ये भारत को धीरे धीरे जेट इंजन के लिए विदेशी निर्भरता से बाहर निकालने में मदद करेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा रणनीतिक कदम है। समझ गई। तो SWF एक तरह से नींव रख रहा है, असली टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है, छोटे स्केल पर। अब अगर हम वापस बड़े वाले यानी फुल फ्लेज्ड घातक UCAV पर आएं, तो उसमें किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी होने की उम्मीद है? सिर्फ फ्लाइंग विंग डिजाइन से तो काम नहीं चलेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। घातक को सही मायने में स्टेल्थ बनाने के लिए कई सारी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। जानकारी इशारा करती है कि इसे बनाने में कंपोजिट मटेरियल का बहुत इस्तेमाल होगा। ये हल्के होते हैं और रडार की तरंगों को सोखने में भी मदद करते हैं। इसके ऊपर फिर रडार सोखने वाले पेंट की खास कोटिंग होगी, परत दर परत। और हथियारों का क्या? अगर वो बाहर लटके होंगे तब तो रडार पर दिख जाएंगे। हाँ, यहीं पर एक और जरूरी डिजाइन फीचर आता है। वो है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार ड्रोन के पेट के अंदर छुपे होंगे। अंदर? ओके। बाहर नहीं लटकेंगे। जब हमला करना होगा तभी वो दरवाजे जैसे खुलेंगे, हथियार निकलेगा और फिर बंद हो जाएंगे। इससे ड्रोन का रडार सिग्नेचर कम बना रहता है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा इंजन में हवा जाने का रास्ता, एयर इनटेक, उसे भी खास तरीके से डिजाइन किया जाएगा। शायद एस शेप का डक्ट हो, ताकि रडार की तरंगे सीधे इंजन के पंखों से न टकराएं। और इंजन से निकलने वाली गर्म हवा को ठंडा करने या छिपाने के लिए एग्जॉस्ट नोजल का डिजाइन भी बहुत खास होगा। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा जटिल लग रहा है। हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है। अच्छा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का भी कोई रोल होगा? आजकल हर तरफ AI की ही बात होती है। हाँ, और AI इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाला है। आप ये समझिए कि घातक सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना नहीं होगा। इसमें बहुत हाई लेवल की ऑटोनॉमी होगी। मतलब ये अपने मिशन के कई हिस्से खुद ही पूरे कर सकेगा, बिना जमीन से लगातार कंट्रोल के। खुद ही? हाँ, AI इसे मुश्किल हालात में खुद फैसले लेने में मदद करेगा। मान लीजिए कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो ये खुद एडजस्ट कर सकेगा। और हाँ, दुश्मन अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैम करने की कोशिश करे तो AI उससे निपटने में भी मदद कर सकता है। और आपने पहले वो मानव सहित और मानव रहित टीमिंग की बात की थी, मतलब फाइटर जेट और ड्रोन का साथ में काम करना। AI उसमें कैसे मदद करेगा? बिल्कुल, ये भविष्य के हवाई युद्ध का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनने वाला है। इसे कहते हैं MUM-T, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। सोचिए, एक तेजस फाइटर जेट का पायलट उड़ रहा है, या भविष्य में AMCA का पायलट, और उसके साथ ये घातक ड्रोन उड़ रहे हैं, एक विंगमैन की तरह। लॉयल विंगमैन की तरह? हाँ बिल्कुल। DRDO का विजन शायद यही है कि इसे भारत का अपना लॉयल विंगमैन बनाया जाए। तो पायलट इन ड्रोन्स को आगे भेज सकता है ज्यादा खतरनाक मिशन पर, जैसे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ना या अंदर जाकर खुफिया जानकारी लाना, जबकि पायलट खुद सुरक्षित दूरी पर रह सकता है। AI इन ड्रोन्स को पायलट की कमांड समझने, आपस में तालमेल बिठाने और मिशन को अंजाम देने में मदद करेगा। अच्छा, तो ये अकेले काम करने वाला हथियार नहीं, बल्कि एक टीम प्लेयर की तरह होगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब आते हैं इसकी मारक क्षमता पर। आपने कहा हथियार अंदर छुपे होंगे। किस तरह के हथियार ले जा सकेगा ये? जानकारी के मुताबिक घातक UCAV कई तरह के स्मार्ट हथियार ले जा सकेगा, जैसे SAAW यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये एक तरह के ग्लाइड बॉम्ब होते हैं जो दुश्मन के एयरबेस के रनवे, हैंगर वगैरह को तबाह करने के लिए बने हैं। लेजर गाइडेड बॉम्ब भी हो सकते हैं, और शायद हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलें, AGM टाइप की, वो भी ले जा सकें। क्रूज मिसाइलें भी? संभावना है। हथियारों का चुनाव तो मिशन पर निर्भर करेगा, लेकिन क्षमता कई 100 किलोग्राम पेलोड ले जाने की होनी चाहिए। और ये कितनी दूर तक जाकर हमला कर सकता है? इसकी रेंज कितनी होगी?
इसे लंबी दूरी और लंबे समय तक हवा में रहने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, मतलब लॉन्ग रेंज लॉन्ग एंड्योरेंस। शुरुआती अंदाजे यही बताते हैं कि इसकी स्ट्राइक रेंज यानी हमला करने की दूरी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा? हाँ, ये इसे भारत की सीमाओं से काफ़ी अंदर तक जाकर दुश्मन के ज़रूरी ठिकानों को निशाना बनाने की ताकत देगा। और भविष्य के जो वर्जन होंगे उनमें शायद सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम और ASA रडार अपलिंक की भी सुविधा हो। ASA रडार अपलिंक, ये क्या होता है? इसका क्या फायदा? एसा का मतलब है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। ये आजकल के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम में से एक है। ये एक साथ कई काम कर सकता है, ज़्यादा सटीक होता है और दुश्मन के लिए इसे जैम करना बहुत मुश्किल होता है। तो एसा अपलिंक का मतलब हुआ कि ड्रोन को ज़मीन पर बैठे कंट्रोलर से या हवा में उड़ रहे दूसरे साथी विमानों से रियल टाइम में बहुत सुरक्षित तरीके से ज़्यादा डेटा और अपडेट मिल सकेंगे। अच्छा, मतलब लड़ाई के दौरान ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये इसे जंग के मैदान की बदलती हुई सिचुएशन में और भी ज़्यादा असरदार बनाएगा। तो ये सब सुनने के बाद अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व क्या है? मतलब ये भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? हम जानते हैं कि ड्रोन्स आजकल कितने अहम हो गए हैं। अमेरिका का रीपर ड्रोन है, चीन का विंग लॉन्ग है, इन्होंने कई लड़ाइयों में अपना असर दिखाया है। बिल्कुल, ड्रोन आज की तारीख में युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन घातक UCAV सिर्फ एक और ड्रोन नहीं है। ये एक स्टेल्थ यानी छुपा हुआ और ऑटोनॉमस यानी काफ़ी हद तक खुद काम करने वाला लड़ाकू ड्रोन है। अगर भारत इसे कामयाबी से बना लेता है तो ये उसे दुनिया के उन बहुत कम देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अभी कौन है इस क्लब में? मुख्य रूप से अमेरिका, चीन और शायद रूस। तो ये भारत की छवि बदलेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश से खुद सबसे आधुनिक रक्षा तकनीक बनाने वाले देश की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। और जंग के मैदान पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपने कहा ये छुपा हुआ है, अंदर तक जा सकता है। हाँ, ये भारत को वो चीज़ देगा जिसे मिलिट्री भाषा में फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज कहते हैं। फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज मतलब दुश्मन के हमले का इंतजार करने के बजाय अगर ज़रूरत पड़े तो दुश्मन को भनक लगने से पहले ही उसके सबसे ज़रूरी ठिकानों पर हमला करने की क्षमता, जैसे उनके कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च करने की जगहें या उनके बड़े एयर डिफेंस रडार। और ये सब बिना अपने किसी पायलट की जान को खतरा हुए। सही कहा, ये दुश्मन की प्लानिंग और जवाब देने की क्षमता को शुरू में ही बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जाहिर है, ये इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता सुनने में तो बहुत पावरफुल लगती है, लेकिन क्या इस तरह की ताकतें थोड़ी अस्थिरता भी पैदा कर सकती हैं? मतलब रीजनल स्टेबिलिटी पर असर? देखिए, ये एक ज़रूरी सवाल है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और क्षमता पर ही फोकस करती है। ये बात तो सही है कि कोई भी नई और शक्तिशाली मिलिट्री क्षमता जब आती है तो वो क्षेत्रीय समीकरणों पर असर डालती है। लेकिन अगर हम उपलब्ध स्रोतों को देखें तो भारत का जोर अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने और एक तरह की निवारक क्षमता मतलब डिटरेंस बनाने पर है। डिटरेंस मतलब दुश्मन को हमला करने से रोकना। हाँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी का मकसद यही होता है कि कोई भी संभावित विरोधी किसी भी तरह का गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। तो इसका विकास भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत और अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने की इच्छा का भी प्रतीक है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन ये सपना हकीकत कब बनेगा? मतलब क्या कोई टाइमलाइन है हमारे पास? कब तक हम घातक UCAV को भारतीय वायुसेना में शामिल होते हुए देख सकते हैं? देखिए, इतने जटिल और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में समय तो लगता ही है। ये कोई आसान काम नहीं है। DRD की योजनाओं का हवाला देते हुए जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक घातक UCAV का जो फुल स्केल प्रोटोटाइप है, मतलब असली साइज वाला, वो शायद 2026-27 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है। 2026-27 तक? अच्छा। हाँ। और जो स्विफ्ट के टेस्ट लगातार हो रहे हैं और कावेरी ड्राई इंजन का विकास जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो इस टाइमलाइन को पाने के लिए बहुत जरूरी है। इन टेस्ट से जो डेटा मिलेगा उसी के आधार पर आगे का रास्ता तय होगा। इसमें कुछ देर भी हो सकती है, कुछ जल्दी भी हो सकता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और क्या भारतीय वायुसेना इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है? क्योंकि आखिर में तो उन्हें ही इसे इस्तेमाल करना है ना। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। जानकारी यही बताती है कि इंडियन एयरफोर्स IAF इस प्रोजेक्ट में शुरू से ही एक्टिवली शामिल है। वो अपनी ज़रूरतें बता रहे हैं, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ,
ये इसलिए जरूरी है ताकि जब घातक तैयार हो तो वो न सिर्फ अभी के लड़ाकू विमानों के साथ काम कर सके बल्कि भविष्य के विमानों के साथ भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। जैसे तेजस मार्क 2 है और खासकर जो हमारा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बन रहा है AMCA। हाँ, तो घातक को AMCA के साथ मिलकर काम करने लायक बनाना होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि घातक सिर्फ एक अलग थलग हथियार न रहे बल्कि इंडियन एयरफोर्स की भविष्य की जो पूरी लड़ाई की रणनीति होगी उसका एक जरूरी हिस्सा बने। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने आज खंगाली उससे यही तस्वीर उभरती है कि अगर ये मिशन कामयाब होता है तो ये भारत के लिए मतलब रक्षा तकनीक में और आत्मनिर्भरता में एक जबरदस्त छलांग होगी। ये सिर्फ एक हथियार नहीं होगा बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत, उसकी महत्वाकांक्षा और भविष्य की तैयारियों का एक बड़ा प्रतीक बन सकता है। निश्चित रूप से अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी बल्कि देश का जो पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री, रिसर्च लैब्स, उसे भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है ना, क्या कि जब इस तरह की एडवांस्ड, खुद काम करने वाली और लगभग अदृश्य रहने वाली टेक्नोलॉजी जब ये कुछ और देशों के हाथ में आएगी तो भविष्य में दुनिया का और हमारे क्षेत्र का शक्ति संतुलन कैसे बदलेगा। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और रणनीति के एक नए दौर की आहट है। इस पर आने वाले दशकों में बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। बिल्कुल, एक ऐसा पहलू जिस पर सोचना जरूरी है। चलिए, इस दिलचस्प और काफी जानकारी भरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं।